वेलकम एवरीवन। तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कवर किया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। इट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनेगा वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। अब वो डिफरेंट टाइप के जो दो गैमेट होंगे वो सिंगल पेरेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है और दो डिफरेंट गैमेट अपोजिट सेक्स के वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, स्लो है as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent or amongst themselves. हमने देखा था कि asexual reproduction में जो offspring produce हो रहे हैं वो उन्हें हम क्लोन कह रहे हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आपस में आइडेंटिकल होते हैं और अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बाकी उसको पूरा मैकेनिज्म देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तब हमें पता चलेगा कि कैसे क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इन सब की वजह से उसमें वेरिएशन आती हैं ऑफस्प्रिंग में। अब देखिए, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई, morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, they share a similar pattern. It means कि हर तरह का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टास, प्लांट, एनिमल्स, कोई भी हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसका मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। इट मीन्स जो स्टेजेस होंगी वो सिमिलर होंगी। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हमें ये बात पता है कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो जाता, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाते, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। इट मीन्स जुवेनाइल फेज कौन सी फेज हुई कि उस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है अपने बर्थ से लेके जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हो जाता, रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं हो जाता, उस स्टेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। और प्लांट में उसी को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल ड्यूरेशन की हो सकती है। अब आगे देखिए, द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। इट मीन्स कि जुवेनाइल फेज के बाद जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है ऑर्गेनिज्म, अब वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो इट मीन्स उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्लांट में हम इसको ईजिली साइन आउट कर सकते हैं जब उसमें फ्लावरिंग होती है। जब प्लांट में फ्लावर्स आ जाते हैं, इट मीन्स अब फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, मतलब वो प्लांट रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सीड्स डेवलप करने के लिए। अब देखिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के नाम दिए हुए हैं, इनमें जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे राइस, वीट, ये सब एनुअल प्लांट्स हैं। इट मीन्स ये एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो इनके हमें जो फेजेस हैं वो जल्दी जल्दी दिखेंगे। और जैसे मैंगो प्लांट है, वो एक बाइनियल प्लांट है, तो उसे 2 ग्रोइंग सीजन लगते हैं, तो इट टेक टाइम, वो टाइम लेगा फ्लावरिंग में, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिप्रोडक्टिव फेज पर पहुंचने के लिए। तो देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एटसेट्रा इज सीजनल। इट मीन्स हमें वो एक सीजन में ही मिलते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। Plants, the annual and biennial types, show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. जैसे कि हमने देखा, जैसे राइस है, वीट है, ये एनुअल हैं या फिर बाइनियल प्लांट्स हैं। इसमें हमें क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेजेस और सेनेसेंट फेज, जो हमारी तीसरी फेज है वो है सेनेसेंट फेज। तो ये तीनों एकदम दिखेंगी, हमें क्लियरली दिखेंगी। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रो होगा, फिर उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें सीड आएगा, फ्रूट डेवलप होगा, और फिर कुछ टाइम बाद वो प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी।
इट मीन्स कि एक ग्रोइंग या दो ग्रोइंग सीजन में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एज अ bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruit and die. Another plant, Strobilanthes kunthiana, नीला कुरंजी, flower once in 12 years. देखिए, जो बैम्बू का प्लांट है वो अपने 50 टू 100 ईयर के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है उसमें। इट मीन्स कि वो ग्रो करेगा, 50 टू 100 ईयर्स के बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूट डेवलप होंगे और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। देखिए, अब ये एनुअल और बाइनियल प्लांट नहीं है, लेकिन ये अपने बड़े से लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार उसमें फ्लावरिंग हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना का, नीला कुरंजी। इसमें 12 ईयर में फ्लावरिंग होती है। इट मीन्स प्लांट ग्रो करेगा फॉर 12 ईयर्स, देन फ्लावरिंग होगी और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। देखिए, प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006, मतलब लास्ट टाइम बुक में दिया है 2006, बट अभी 2018 में भी फ्लावरिंग हुई थी और फिर 2030 में भी फ्लावरिंग होगी। और कहाँ कहाँ होती है, केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ पर ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और टूरिस्ट स्पॉट भी है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट इस सीज़न में इन्हें देखने के लिए आफ्टर 12 ईयर्स आते हैं। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. अब देखिए, अभी तक हमने प्लांट की बात की, अब हम एनिमल्स में देखते हैं। जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आप अपने आप को ही ऑब्जर्व कीजिए कि हम जब ग्रो करते हैं और जब तक हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हो जाते तो हम एडोलसेंस, प्यूबर्टी की स्टेज से गुजरते हैं, जहाँ पे कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हमारे प्यूबिक हेयर्स ग्रो होते हैं, फेशियल हेयर्स ग्रो होते हैं, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है, फेमिनाइन डेवलपमेंट होती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे देखिए, among animals, for example bird, do they lay egg all through the year or it is a seasonal phenomena? It means क्या birds जो हैं वो पूरे साल एग देती रहती हैं या फिर वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग देती हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग देती हैं। आगे देखिए, what about other animals like frog and lizard? You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay egg throughout the year. In this case, laying egg is not related to reproduction but is commercial exploitation for human welfare. It means अगर हम पोल्ट्री फार्म्स की बर्ड्स को छोड़ दें तो जो नेचुरली जो बर्ड्स सर्वाइव कर रही हैं, रह रही हैं, उन वो सीजनली ही ब्रीड करती हैं। इट मीन्स उनके वो जो जब अंडे देती हैं तो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही देती हैं। अब देखिए, द females of placental mammals exhibiting cyclic changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase. देखिए, जो प्लेसेंटल मैमल होंगे, जब उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी तो उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंज आएंगे। तो in non-primate mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc., such cyclic changes during reproduction are called ostrich cycles, whereas in primates, monkey, apes, and humans, it is called menstrual cycle. इम्पॉर्टेंट ये है, हम देखेंगे प्राइमेट्स में इंक्लूड किया है मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस को। तो जो बाकी के नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, उनमें जो साइक्लिक चेंजेस होंगे फीमेल की बॉडी में, उन्हें हम एस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। और जो प्राइमेट्स हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, उनकी जो ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होंगे उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अब देखिए, आगे देखते हैं इसके बारे में, फिर हम इनके डिफरेंस एनालिस्ट करेंगे इन दोनों साइकिल्स के बीच में। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cyclic changes only during favorable seasons in their reproductive phase and are thereof called seasonal breeders. Means कि जो वाइल्ड में जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड कंडीशंस में हैं
और तो ये साइक्लिक चेंजेस वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में शो करेंगे, ना कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम नहीं, रिप्रोडक्टिव फेज के कुछ सीजन में ही वो साइक्लिक चेंजेस शो करेंगे। तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. एग्जाम्पल ह्यूमंस। ह्यूमंस में आप देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मीनाक से लेके मीनोपॉज तक कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द ईयर। तो वहाँ पे कुछ सीजनल टाइप से कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन में, स्प्रिंग में या समर में या विंटर में ही साइक्लिक चेंजेस होंगे। वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ही साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कंटिन्यूस ब्रीडर्स। अब देखिए एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। बाकी मैमल्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम में कंटिन्यूसली उनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, तो हम उन्हें कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। जबकि जो वाइल्ड में और नेचुरल कंडीशंस में रह रहे हैं, जो नॉन प्राइमेट्स हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स बोल रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप डॉग, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जाम्पल ले लीजिए आप ह्यूमंस का। तो वो हो गए नॉन प्राइमेट और हम हो गए प्राइमेट्स। तो जो डॉग होगा उसमें जो फीमेल होगी उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सीजन, उसके रिप्रोडक्टिव फेज के कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ईयर के, उसमें साइक्लिक चेंजेस होंगे उसके ओवरी में। उसे हम हीटिंग पीरियड कहते हैं, उस पीरियड को हम हीटिंग पीरियड कहते हैं। तब वो डॉग जो हैं वो तब रिप्रोड्यूस करते हैं, तब बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ह्यूमंस में जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, मीनाक्स से लेके मीनोपॉज तक, और हम किसी भी टाइम ईयर के बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम हैं कंटिन्यूस ब्रीडर, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं वो हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स में एस्ट्रस साइकिल होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कंटिन्यूस ब्रीडर्स में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फेज के बारे में, जो कि है सेनेसेंट, मीन्स ग्रोइंग ओल्ड। We all grow old is something that we recognize, but what is meant by growing old? The end of reproductive. It means कि beginning of senescent phase is marked by the end of reproductive phase. मतलब जब भी किसी organism की reproductive phase end होगी तब वहाँ से उसकी senescent phase start होगी। अब उसमें होगा क्या? There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. It means कि कुछ deteriorating changes होंगे हमारी बॉडी में, जैसे स्किन का खराब होना, बोन्स का थिन होना, और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे जो कि डेटोरिएटिंग होंगे, मतलब जो कि डिस्ट्रक्टिव होंगे, हमारी हेल्थ को ख़राब करने होंगे। काफ़ी सारी डिजीज़ होंगी या और भी बहुत सारे फैक्टर और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। फिर हमारी डेथ हो जाएगी, उसी से सेनेसेंट फेज की भी डेथ होगी और एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन की भी। In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of the organism. अब ये तीनों phases regulate किस वजह से हो रही हैं? तो ये regulate हो रहे हैं hormonal और कुछ environmental factor की वजह से ही ये तीनों phases में transition हो रहा है। हमें पता है कि जब हम एडोलेसेंस या प्यूबर्टी में एंटर होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बूस्ट अप होते हैं, जिनकी वजह से ही हमारे अंदर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, डेफिनेट चेंजेस आते हैं, जिससे हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो पाते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. Even though the structures associated with the sexual reproduction are indeed very different, the events of sexual reproduction, though elaborate and complex, it means कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में बहुत अलग है, लेकिन वो एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो कर रही है। जैसे और उन इवेंट, जैसे अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट।
द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। मीन्स कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, वो फर्टिलाइज करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट एम्ब्रायोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. Means gametes का प्रोडक्शन होना, मीन्स गेमेटोजेनेसिस, और फिर उनका आपस में पास आना, इट मीन्स उन गैमेट्स का ट्रांसफर होना, वो इंक्लूड करेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन में। गैमेट्स का फ्यूज होना और जाइगोट बनना, वो हम फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। और जाइगोट का एम्ब्रायोजेनेसिस होना, मीन्स जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड करेंगे। तो अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। चलिए, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, these include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gamete. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. देखिए, gametogenesis means formation of gametes and gamete transfer means कि अगर कोई पिस्टिल है तो वहां पर पोलन ग्रेन आएगा, और फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। तो यही है गैमेट ट्रांसफर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। As we have already aware, gametogenesis refer to the process of formation of two type of gametes, male and female gametes. Gametes are haploid cells. It is important, gametes are always haploid cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that is not possible to categorize them into male and female gamete. It means कि algae में, कुछ algaes में जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो एकदम से आइडेंटिकल होंगे कि उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारी स्क्रीन पर, हम देखते हैं उन्हें। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा का, ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा का। उसके मेल और फीमेल गैमेट स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा होगा इनमें, ये एकदम आइडेंटिकल हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं, आइडेंटिकल गैमेट्स को बोलते हैं आइसोगैमेट्स। आइसो मीन्स सेम और गैमेट्स तो ये हैं ही, आइसोगैमेट्स। अब इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि देखिए, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा कि जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। ऐसे ही हमें लिंक्ड करके सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और लर्न करने की कोशिश करनी है कि जो फ्लैजिला हैं वो इक्वल हैं और एपिकल हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज ऑफ ब्राउन एल्गी फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गी फ्यूकस के मेल और फीमेल गैमेट हैं। अब आप इसमें से पहचानेंगे कौन सा कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो ये एक जनरल है कि मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल और मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट जो है वो बिग, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन जनरल केस में जब मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इट मीन्स कि वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट नहीं होते। तो उसमें जो स्मॉल और मोटाइल होता है वो मेल गैमेट होता है, और बिग और नॉन मोटाइल होता है वो फीमेल गैमेट होता है। अब एक और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की है कि आप यहाँ देखेंगे कि इसके भी दो फ्लैजिला हैं जो मेल गैमेट है, और ये दोनों अनइक्वल हैं। तो जो ब्राउन एल्गी है उसमें फ्लैजिला होंगे वो अनइक्वल होंगे और लेटरली प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हम ये लिंक करके लर्न कर सकते हैं। आगे वाला स्ट्रक्चर आप उससे बिल्कुल फेमिलियर होंगे, वो ह्यूमंस का है। जो बड़ा वाला है वो ओवम है, एग है, और जो आप देख रहे होंगे लॉन्ग स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये हैं स्पर्म। तो चलिए कंटिन्यू रीडिंग करते हैं। देयर हैंस और कॉल्ड होमोगैमेट्स आइसोगैमेट्स, मतलब जो एल्गीज होंगी जिसमें दोनों ही गैमेट्स सेम टाइप के होंगे उन्हें हम होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स बोलेंगे, और बाकी जिसमें टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप के होंगे उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे। अब
जिन भी ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस होंगे तो उसमें मेल गैमेट को हम एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म बोलेंगे और फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम बोलेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Sexuality in organism. Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. From your recollection of examples studied in class 11th, can you identify cases where self-fertilization is observed? अब देखिए, प्लांट में तो ये काफ़ी इजी है बताना सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हम एग्जांपल ले लेते हैं पी का, मटर का। उसमें जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है और उसमें बर्ड स्टेज में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट मीन्स सेम फ्लावर का पोलन ही सेम फ्लावर के एग या ओवम से फर्टिलाइज करके सीड प्रोड्यूस करता है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। और अगर बात करें किसी एनिमल की तो हम एग्जांपल ले लेते हैं टेप वर्म का। टेप वर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। इट मीन्स कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम बॉडी सेम ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट होंगे और गैमेट रिलीज होंगे वहां से डिफरेंट डिफरेंट और फ्यूज कर जाएंगे। इट मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, plants may have both male and female reproductive structures in same plant or on different plants. In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. Means plant में और simple fungi और algae में हम अगर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस प्लांट बोलेंगे। मतलब होमोथैलिक मीन्स सेम ही थैली सेम ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जबकि अगर वो अलग अलग प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होंगे हम उन्हें हेट्रोथैलिक या फिर डाइशियस बोलेंगे। अब देखिए, in flowering plant the unisexual male flower is staminate bearing stamens while the female is pistillate और bearing pistil। means कि जो फ्लावर होगा जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा उसे हम स्टेमिनेट बोलेंगे, जहां से सिर्फ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स एंथेरोजॉइड्स या फिर स्पर्म या फिर मेल गैमेट्स। और जो पिस्टिलेट होगा वो सिर्फ एग या फिर अवम प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गए हेट्रोथैलिक मीन्स डाइशियस मीन्स अलग अलग प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट है फीमेल और मेल गैमेट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स। अब देखिए हम कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी तो सेम है लेकिन जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग हैं। मीन्स एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी हैं और फीमेल फ्लावर भी हैं। तो अगर सेम प्लांट पर है तो वो हो गए मोनोशियस और अगर डिफरेंट प्लांट पे हैं तो डाइशियस। तो हमने पहले ही अलग अलग कर लिया है कि अगर सेम प्लांट बॉडी पर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुए तो मोनोइशियस और अलग अलग प्लांट बॉडी पर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुए तो डाइशियस। Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconut, and of dioecious plants are papaya and date palm. It is very important to highlight here कि cucurbit and coconut ये दोनों मोनेशियस प्लांट हैं, जबकि पपाया और डेट पाम जो हैं वो डाइशियस प्लांट हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुकुरबिट और कोकोनट होंगे अगर उनका प्लांट है तो डेफिनेटली उसमें फ्रूट डेवलप होगा। इट मीन्स कि वो मोनोइशियस है। इट मीन्स कि उसकी सेम प्लांट पर ही मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो जो फीमेल फ्लावर है वो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, तो हर प्लांट में फ्रूट प्रोड्यूस होंगे। जबकि पपाया और डेट पाम के केस में एक कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर होगा और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। तो जिन जिन में फीमेल फ्लावर होगा उसमें तो फ्रूट डेवलप होगा, लेकिन जो मेल फ्लावर वाला प्लांट है उसमें फ्रूट डेवलप नहीं होगा क्योंकि ना उसके पास ओवेरी है जो कि फ्रूट में डेवलप होगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, प्लांट के बारे में पढ़ा, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? Are individuals of all species either male or female unisexual, or their species which possess both the reproductive structures bisexual?
अगर हम जनरली बात करें तो हम एनिमल्स के केस में समझते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल है, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है। लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं, मीन्स सेम ही बॉडी पर ही फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म क्या है इनको डिफाइन करने के लिए, हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, और जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है, मीन्स कि उसका जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे, एक मेल कॉकरोच होगा, एक फीमेल। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब इसको पढ़ते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गैमेट्स जो होंगे वो हैप्लॉइड हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड ही होंगे, फिर चाहे जो प्लांट या एनिमल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड। चलिए रीड करते हैं। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेट स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल। Gametes are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. A haploid parent produce gamete by mitotic division. It means कि अगर किसी की प्लॉइडी n है, मीन्स वो हैप्लॉइड है, तो जब वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस के थ्रू, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। तो जो गैमेट होगा उसकी प्लॉइडी भी n होगी, मीन्स वो भी हैप्लॉइड होगा। आगे देखते हैं several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human beings, the parent body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर प्लॉइडी 2n होगी तो उसे मियोसिस कर कर ही गैमेट प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि गैमेट तो हैप्लॉइड ही होगा। अब नीचे देखिए, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। At the end of meiosis, only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. It means कि जो meiosis है वो रिडक्शन डिवीजन है, तो उसमें जो पेरेंट बॉडी है वो meiosis के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टेबल दी हुई है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मियोसाइट और गैमेट में क्रोमोसोम नंबर को दिया गया है। अब इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मियोसाइट में जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे गैमेट में उसका हाफ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म। हमें इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म का याद ही करना होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स सबको याद है, हाउस फ्लाई इज इम्पॉर्टेंट, फ्रूट फ्लाई इज इम्पॉर्टेंट, ओफियोग्लॉसम क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर दिया गया है हमारी टेबल में, इसी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 1260 number of chromosome in myocyte, though it is important. Then rice, which have 24, maize having 20 chromosomes, maize में 20, and then last onion 32. तो these are the important organism, इनके क्रोमोसोम नंबर हम मियोसाइट में हमें जरूर याद रखने हैं, बाकी टेबल तो हमें याद ही होनी चाहिए। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले इवेंट को देखा जो था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं उसके दूसरे इवेंट गैमेट ट्रांसफर को। तो देखिए, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स कि प्रोडक्शन होने के बाद में उनका आपस में एक साथ आना फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, जैसा कि हमने ह्यूमंस और फ्यूकस एल्गा में के केस में देखा था। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, मीन्स जैसे कि क्लेडोफोरा में हमने देखा कि दोनों गैमेट्स के पास फ्लैजेला है, मीन्स दोनों ही मोटाइल हैं, फीमेल भी और मेल भी। There is a need for a medium
through which the male gamete move. In several simple plants like algae, bryophyte and pteridophyte, water is the medium through which these gamete transfer take place. Means कि अब गैमेट ट्रांसफर बेसिकली है क्या? ये पॉलिनेशन ही तो है कि एक गैमेट का जो मेल गैमेट का एक जगह से फीमेल गैमेट के पास दूसरी जगह जाना, यही तो गैमेट ट्रांसफर है, यही तो पॉलिनेशन है। और ये हो किसकी वजह से रहा है? एल्गा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में वाटर की वजह से। और आपने पढ़ा होगा कि इसी वजह से इनका जो प्रोपगेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वाटर इज नेसेसरी फॉर देयर फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर गैमेट्स। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का जो प्रोपगेशन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। A large number of male gametes, however, fail to reach the female gamete. To compensate this loss of male gamete during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gamete produced. अब देखिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, तो जितना भी डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना होगा, जितनी भी उसकी जर्नी होगी, उतने टाइम में उसके सामने बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से वो मेल गैमेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा कि एक फ्लावर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जिससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को वो मैक्सिमाइज कर पाए। इन सीड प्लांट, pollen grains are the carrier of male gamete and ovules have the egg. Pollen grains produced in anther thereof have to be transferred to the stigma before it can leads to fertilization. मतलब उसका स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, एग्जांपल पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी as anthers and stigma are located close to each other. Means in case of P, जो स्टिग्मा है और स्टेमन है, एंथर्स हैं, वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं और बहुत ही पास पास प्रेजेंट हैं। तो पोलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। इट मीन्स वहाँ पर पॉलिनेशन की एज सच कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पी में बड स्टेज पर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Pollen grains soon after this shed come in contact with the stigma, but in cross-pollinating plants, including dioecious plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to stigma. Means कि पी जो था वो एक बाइसेक्सुअल मोनोइशियस प्लांट था, लेकिन जो डाइशियस प्लांट होंगे जिनमें फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें गैमेट ट्रांसफर के लिए एक इवेंट होगा पॉलिनेशन। मींस पोलन ग्रेन फ्लावर से निकलेगा एक प्लांट के और दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड होगा। Pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gametes near the egg. स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, जो कि स्टिग्मा से स्टाइल से होती हुई ओवरी तक जाएगी और मेल गैमेट को, पोलन ग्रेन को एग के पास छोड़ेगी, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। इन डाइशियस एनिमल्स, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Such successful transfer and coming together of gametes is essential for the most crucial event in sexual reproduction, that is fertilization. Means डायशियस ऑर्गेनिजम्स के केस में, या फिर मोनोशियस ही क्यों ना हो ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स का आना आपस में साथ फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो साथ आएंगे ना फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोट इज कि जब भी फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से होगा, इट मीन्स पोलन ग्रेन लैंड होगा स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी, डेवलप होगी, और वो मेल गैमेट को एग तक लैंड कराएगी। उस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। मतलब पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से जब फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम बोलेंगे साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे।